हेलो बच्चों, और आप लोग कैसे हो? मस्त, मैं भी मस्त। चलिए यार, आज के लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अब लास्ट लेक्चर में से पहले हमने क्या पढ़ा था? केमिकल रिएक्शन का डेफिनेशन को देखा था, और आज हम लोग उसके आगे ही कंटिन्यू करते हैं। आज सबसे पहले हम लोग रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को जान लेते हैं, जो कि ये केमिकल रिएक्शन से एसोसिएटेड टर्म्स होते हैं। तो पहले मैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को डिफाइन कर देता हूं, उसके बाद आज के लेक्चर हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आप लोग जान रहे होंगे रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स क्या होता है, फिर भी इसको डिफाइन किस तरह से किया जाए, रिएक्टेंट्स को किस तरह से डिफाइन किया जाए, प्रोडक्ट को किस तरह से डिफाइन किया जाए। तो रिएक्टेंट को मैं क्या कर दूंगा, ऐसे कोई भी सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, यानी एनी सब्सटेंसेस व्हिच पार्टिसिपेट्स इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। ठीक, या फिर मैं ऐसा बता सकता हूं वो सब्सटेंस जिनका केमिकल चेंज हो रहा है। ठीक है, यानी जिस सब्सटेंसेस का केमिकल चेंज हो रहा है ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, ऐसे सब्सटेंस को हम रिएक्टेंट्स कह देंगे। तो मैं इसे डिफाइन कर सकता हूं इस तरह से, द सब्सटेंसेस that undergo chemical changes during a chemical reaction are called reactants। समझ आ रहा है? बहुत आसान डेफिनेशन है, डेफिनेशन में कुछ भी जान नहीं है। क्या मैंने ऐसे कोई भी सब्सटेंस जो कि जिनका केमिकल चेंज हो रहा है ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, मतलब केमिकल रिएक्शन के दौरान जिस सब्सटेंस में भी केमिकल चेंज ऑब्जर्व हो रहा है, उस सब्सटेंस को रिएक्टेंट कहते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट क्या है? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का डेफिनेशन क्या होता है? प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट किस तरह से डिफाइन कर सकता हूं, किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान जो न्यू सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन होता है उसे हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं। तो मैं इसे डिफाइन कर सकता हूं, द सब्सटेंसेस which are formed in a chemical reaction are called products। मतलब इस केमिकल रिएक्शन के दौरान जो नए सब्सटेंस फॉर्म होते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक, जैसे मान लो मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस को लिया और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस को आपस में कंबाइन करा दिया। ठीक, अब ये अलग बात है कि क्या मैं हाइड्रोजन गैस एटमॉस्फेयर में तो सभी गैसेस प्रेजेंट है, क्या मैं हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को लाकर यदि कंबाइन कर लूंगा तो हमें क्या मिल जाएगा? बताओ, H2+O2 gives what? H2 में इतना पता होगा, H2O वाटर बनता है। तो क्या मैं कहीं से हाइड्रोजन ऑक्सीजन लाकर यदि कंबाइन करा दूंगा तो क्या वाटर बना देगा? ना, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक, उसके लिए कंडीशंस अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, इतना हर एक चीज नॉर्मल कंडीशन में कोई भी रिएक्शन नहीं होता। हाँ, कुछ रिएक्शन नॉर्मल कंडीशन में भी होती है, जैसे सोडियम मेटल को लो, उसको ठंडे पानी में डाल दो, अपने आप रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन, उसको क्या करो, पानी में डाल दो, रिएक्शन अपने आप स्टार्ट हो जाता है। कुछ रिएक्शन नॉर्मल कंडीशन में स्टार्ट हो जाता है, और बहुत सारे रिएक्शन को ड्रास्टिक कंडीशन देना पड़ता है, मतलब बहुत हाई टेम्परेचर, बहुत हाई प्रेशर देना पड़ता है। बहुत सारे रिएक्शन इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में होते हैं। ये रिएक्शन H2+O2 को कैटलिस्ट का जरूरत पड़ता है, प्लस हाई टेम्परेचर की जरूरत पड़ता है, तब जाके ये रिएक्शन होता है H2+O2 gives H2। ठीक, तो यहाँ पे यदि मैं बात करूं रिएक्टेंट्स की, तो H2 और O2 क्या है? देखो, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कौन कर रहा है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पार्टिसिपेट किया, इसलिए मैं यहाँ पे इस दोनों को क्या कर दूंगा? रिएक्टेंट्स, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आर रिएक्टेंट्स। इसी तरह से ये क्या हो गया? H2O प्रोडक्ट्स हो गया। समझ में आ रहा है? इसी तरह से मैं और भी रिएक्शन की बात कर सकता हूँ। जैसे मान लो आगे तुम लोग ये रिएक्शन पढ़ोगे, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इट गिव्स व्हाट? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक, अभी मैंने तो यार मैग्नीशियम ऑक्सीजन और MgO किसका फार्मूला है? मैग्नीशियम ऑक्साइड का है। तो यहाँ पर रिएक्टेंट्स क्या हो गया? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आर रिएक्टेंट्स, बोथ आर रिएक्टेंट्स। यहाँ पे पूछा जाए कितने रिएक्टेंट्स प्रेजेंट है, तो मैं क्या बोलूंगा? 2 रिएक्टेंट्स प्रेजेंट है। प्रोडक्ट कितने हैं? ओनली वन प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है? MgO बन रहा है। ठीक, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा रिएक्टेंट ज्यादा प्रोडक्ट का हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कोई रिएक्शन CaCO3 का नाम क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या नाम होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। ये देखो क्या होता है, जब हम लोग हीट करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड बना देता है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है। ठीक, अब यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड और यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट, किसे हम लोग रिएक्टेंट कह देंगे, किसे प्रोडक्ट कह देंगे? तो इसे CaCO3 को हम रिएक्टेंट कह देंगे, और इस दोनों को क्या कह देंगे? प्रोडक्ट कह देंगे। मतलब कि यहाँ पे रिएक्टेंट केवल कितना है? CaCO3 एक ही रिएक्टेंट है, लेकिन प्रोडक्ट कितना है? 2 प्रोडक्ट है।
CaO का नाम क्या होता है बच्चों, पता है, कैल्शियम ऑक्सीनेटर। क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। CO2 का नाम क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरह से रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट हो गया, ठीक। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो लेफ्ट साइड में लिखा जाता है उसे हम लोग रिएक्टेंट कहते हैं, जो राइट साइड में लिखा जाता है उसे हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक। आगे हम लोग किसी भी केमिकल इक्वेशन को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं ये सब चीज आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक। फिलहाल रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट के बारे में बताना था, तो उम्मीद है यार इतना कुछ तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। कुछ भारी सा चीज तो है नहीं जो समझ में नहीं आएगा। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। चलो तो इसके बाद क्या है कि कुछ केमिकल रिएक्शन के बारे में हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। मतलब कि आपके एनसीईआरटी बुक की बात करें तो आप में एनसीईआरटी बुक में 3 केमिकल रिएक्शन अलग से स्पेसिफिकली दिया हुआ है, जिसके बारे में आप लोगों को पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। 3 एक्सपेरिमेंट्स दिया हुआ है, तो वो मैं तीनों एक्सपेरिमेंट को आपको यहाँ पे समझा दे रहा हूँ, और केमिकल रिएक्शन किस तरह से वो तीनों हो रहे हैं, वहां किस तरह केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व है, उस चीज को हम लोग अब नेक्स्ट जान लेते हैं। तो इसे आपको नोट कर देना, मैं मिटा देता हूँ। तो देखो यार, आगे आने से पहले एक चीज मैं क्लियर कर देता हूँ कि बहुत सारे केमिकल रिएक्शन हो तो रहे हैं, लेकिन आप लोगों को समझ में कैसे आएगा कि कोई केमिकल रिएक्शन हुआ, तो ये हमें कहां से कैसे पता चलता कोई केमिकल रिएक्शन हुआ। तो देखो यार, किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान कुछ चेंजेस आते हैं, ठीक है। मतलब स्टार्टिंग में हम कुछ लिए थे रिएक्टेंट्स, फाइनली हमें कुछ प्रोडक्ट मिला, तो इस दौरान ये जो केमिकल चेंज हो रहा है, इस दौरान हमें कुछ चीजें ऑब्जर्व होती है, जिसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि कोई केमिकल रिएक्शन वहां हुआ। अब ऐसी कौन कौन सी केमिकल चेंजेस है जिसके हेल्प से मैं कह सकूं कि वहां केमिकल रिएक्शन हुआ। तो बहुत सारे रिएक्शन में आपको ऐसा दिखेगा कि फिजिकल स्टेट सब्सटेंस का चेंज कर दिया, मतलब कि हमने जिस सब्सटेंस को सॉलिड स्टेट में लिया वो बाद में हमें लिक्विड स्टेट या गैसियस स्टेट में मिल गया, या हो सकता है लिक्विड स्टेट में हमने लिक्विड स्टेट में किसी सब्सटेंस को लिया, लेकिन प्रोडक्ट जो हमें मिल रहा है वो गैसियस स्टेट में मिल रहा है, या अलग अलग चीजें हो सकती है। फिजिकल स्टेट चेंज कर देगा, मेरा कहने का ये मतलब है। जैसे मान लो H2 + O2, मैंने H2 हमें पता है क्या होता है, H2 गैस होता है, ऑक्सीजन भी क्या होता है, गैस होता है, लेकिन H2 क्या होता है, लिक्विड होता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने लिया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दोनों जबकि गैस था, लेकिन हमें जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो यार लिक्विड मिल रहा है। मतलब यार मतलब जादू हो गया, यार लिए थे हम लोग गैस, प्रोडक्ट मिल रहा है लिक्विड, यार गजब हो गया यहाँ तो इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, हम क्या बोल सकते हैं, फिजिकल स्टेट में चेंज आ गया। यानी हमने लिया था गैस और प्रोडक्ट हमें मिल गया लिक्विड, तो यहाँ पे फिजिकल स्टेट में चेंज आ गया। तो हम क्या बोल सकते हैं, फिजिकल स्टेट के हेल्प से, यहाँ पे चेंज इन फिजिकल स्टेट के हेल्प से मैं बता सकता हूँ यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ। और भी बहुत सारे तरीके हैं, टेम्परेचर बहुत सारे रिएक्शन का चेंज हो जाता है, यानी जिस कंटेनर में मैं रिएक्शन करा रहा था, हो सकता है कि भाई पहले तो ठंडा पड़ा था, नॉर्मल था, लेकिन रिएक्शन के बाद वो कंटेनर हो सकता है जिस कंटेनर में मैं रिएक्शन करा रहा था वो हीट अप हो गया, गर्म हो गया, मतलब टेम्परेचर बढ़ गया। तो ये भी एक जरिया हो सकता है हमें पहचानने का केमिकल रिएक्शन हुआ। और भी बहुत सारे तरीके, जैसे मान लीजिए रिएक्टेंट्स हम लिए थे और जब प्रोडक्ट देखे तो कलर ऑफ द सब्सटेंस चेंज कर दिया, तो यदि कभी कलर ऑफ द सब्सटेंस चेंज कर दिया तो चेंज इन कलर के हेल्प से भी मैं बता सकता हूँ केमिकल रिएक्शन हुआ, ठीक। तो इस तरह से बहुत सारे तरीके हैं जिसके हेल्प से आप बता सकते हो केमिकल रिएक्शन हुआ। तो पहले हम लोग देख लेते हैं, आपके एनसीईआरटी में कुछ रिएक्शंस दिए हुए, मैंने 3 ही रिएक्शंस दिए हुए, 3 एक्सपेरिमेंट्स दिए हुए हैं, जो कि आपको पहले मैं बता देता हूँ रिएक्शंस क्या होता है और वो रिएक्शन किस तरह से, मतलब उनमें कौन सा कैरेक्टरिस्टिक पाया जाता है, उस रिएक्शन को मैं कैसे आइडेंटिफाई करूंगा, वहां कौन कौन से चेंजेस ऑब्जर्व होता है, ये सब चीज को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो 3 रिएक्शन मैंने पहले दिया, उस 3 रिएक्शन के पहले मैं आता हूँ। पहला तो जो रिएक्शन आपको बुक में मिलेगा वो रिएक्शन है, और यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम में क्या हो जाएगा, हमारे पास मैग्नीशियम है। एक चीज ध्यान देना है, जब भी बर्निंग लिखा जाए, बर्निंग का मतलब किसी चीज को हम जला रहे हैं, और जब भी जलाया जाता है किसी चीज को बर्न किया जाता है, इसका मतलब वो एक केमिकल रिएक्शन है। जब भी बर्न किया जा रहा है इसका मतलब वो एक केमिकल रिएक्शन है। अब बात आती है रिएक्शन किसके साथ हो रहा है, यदि मैं मैग्नीशियम लूं, मैग्नीशियम एक्चुअली एक रिबन के फॉर्म में होता है, जिसका रिबन देखते हो मैग्नीशियम रिबन होता है ना, तो उसी तरह से रिबन के फॉर्म में होता है मैग्नीशियम एटम। लैब में यदि एक्सपेरिमेंट हमारे स्कूल में कराया जाएगा तो तुम्हें पता चल जाएगा, ठीक है। तो मैग्नीशियम रिबन को क्या करता हूं, मैं बंसन फ्लेम के पास ले जाता हूं और उसके बंसन फ्लेम के हेल्प से मैं उस मैग्नीशियम रिबन को बर्न करता हूं। जब भी बर्निंग किया जाता है तो ऐसे में क्या होता है, इसका रिएक्शन एक्चुअली O2 के साथ कराया जाए। बर्निंग का मतलब ये हो गया कि रिएक्शन विद O2,
यानी जब भी आगे से मैं कोई भी रिएक्शन में बोलूं कि किसी चीज का बर्निंग हो रहा है, इसका मतलब समझ जाना कि वहां पे हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, ठीक है। तो मैग्नीशियम यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करके क्या बना देगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखो ये रिएक्शन आप लोगों को रटने की जरूरत नहीं, मैंने बताया था ना पहले लेक्चर में कि आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इतना देर बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम है, मतलब क्या मैग्नीशियम को O2 के साथ कंबाइन कराएगा। यदि मैग्नीशियम O2 कंबाइन कर रहा तो यार जस्ट क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच कंपाउंड बन जाएगा। अब बात आती है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर कौन सा कंपाउंड बनेगा, जो कंपाउंड बनेगा उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा हमको तो नहीं पता, तो फिर कैसे बताएंगे यार बच्चों। तो यार आप लोगों को मैं बताया हूं बेसिस लेक्चर में, क्या बताया हूं कि मान लो कि मैग्नीशियम है, ये मान लो ऑक्सीजन है, मैग्नीशियम का वैलेंसी 2, ऑक्सीजन का वैलेंसी 2, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये कट गया 1 1, इस तरह से क्या बन गया फार्मूला MgO। इट मींस यहां पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा MgO। ठीक, आप लोग ऐसा मत करना, Mg और O2 मिलकर बहुत सारे बच्चे MgO2 बना देंगे। अब जो भी बच्चे MgO2 मिलकर MgO2 बना देंगे वो हो जाएंगे गर्म, क्योंकि केमिकल रिएक्शन में इसको देखकर रिएक्शन नहीं होता। आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर, बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर में जब बेसिक्स एकदम पहले लेक्चर अपना जो था उसमें यही चीज बताए थे कि जो कंपाउंड्स होता है उसमें एटम्स का कंपोजिशन फिक्स होते हैं, ठीक है। तो ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच कंपाउंड बनेगा तो वो वैलेंसी रूल के अकॉर्डिंग बनेगा, और वैलेंसी रूल यदि हम देखें तो मैग्नीशियम का 2 ऑक्सीजन का 2, तो इसके अकॉर्डिंग क्या फार्मूला आ रहा है MgO। ठीक, तो इसलिए अपने मन से यहाँ पे कुछ भी तुम लोग याद मत कर देना। तो यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, ठीक, इसका केमिकल नेम लिखो तो क्या है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये दिखता कैसा है सर, पूछेगा तुम लोग, तो ये क्या दिखता है व्हाइट ऐश की तरह दिखता है। मतलब जैसे हम लोग मान लें किसी पेपर को बर्न करते हैं, तो वो क्या हो जाता है ब्लैक ऐश में कन्वर्ट हो जाता है, देखते हो ना, राप हो जाता है, ब्लैक कलर के सब्सटेंस मिलते हैं पाउडर फॉर्म में। उसी तरह से मैग्नीशियम रिबन को जब हम लोग बर्न करते हैं तो हमें क्या मिलता है, व्हाइट ऐश मिलता है, मतलब एकदम व्हाइट तरह के पाउडर सब्सटेंस मिलते हैं। ठीक, तो जब भी मैग्नीशियम रिबन की बात करते हैं तो यह सॉलिड होता है, मैग्नीशियम रिबन क्या होता है, सॉलिड होता है। तुम लोग देखो यार, मैं तुम लोगों को लिंक भेज दूंगा कुछ YouTube पे, आप लोग देख सकते हो कि कोई रिएक्शन मैग्नीशियम का बर्निंग किस तरह से होता है, ठीक है ना। तो वहां से आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से रिएक्शन होता है। तो हर एक चीज को देखो यार विजुअलाइज करके पढ़ोगे ना तो तुम्हें रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक, इसीलिए बहुत सारे लेक्चर आप YouTube में सर्च कर सकते हो, या फिर मैं लिंक में जो डिस्क्रिप्शन अपना होगा ना उसमें मैं आप लोग को लिंक भेज दूंगा, आप लोग देख लेना एक बार कि किस तरह से ये रिएक्शन होता है, लैब में किस तरह से रिएक्शन कराया जाता है। तो क्या होगा, चीजें आपको फील होने लगेगी, और जहां फील होने लगेगी तो आपको भी थोड़ा मजा आने लगेगा। ठीक है, चलो ये क्या था, सॉलिड बना, और यहाँ पे जो व्हाइट ऐश बन गया। ठीक, मतलब यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, ये जो रिएक्शन हुआ, इस रिएक्शन में मैं बात करूँ कि कौन सा चेंज ऐसा आ गया सर, कौन सा चेंज आया जिससे मैं बता सकूं ये केमिकल रिएक्शन हुआ। तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, ये सॉलिड सब्सटेंस जो था वो ऐश में कन्वर्ट हो गया। ऐश का मतलब बिल्कुल क्या, पाउडर टाइप का सब्सटेंस। ठीक, तो यहाँ पे कौन सा चेंज आया, फिजिकल स्टेट जो था ना सब्सटेंस वो चेंज हो गया। मतलब हम मेटल लिए थे, मैग्नीशियम मेटल होता है, ठीक है ना, रिबन टाइप का होता है, लेकिन वो मेटल प्लेट टाइप का होता है। तो यहाँ पे मैग्नीशियम रिबन लिया था लेकिन वो ऐश में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब क्या, फिजिकल स्टेट ही चेंज हो गया। तो मैं इस पॉइंट को ऐसा लिख सकता हूँ नोट करके, दिस रिएक्शन इज कैरेक्टराइज्ड बाय, देखिए जो भी इंपॉर्टेंट होगा वो मैं यहाँ पे नोट करके लिख दे रहा हूँ, और आप लोग को भी नोट कर देना। ऐसा नहीं कि सर ने नोट लिख दिया, मैं फोटो खींच लूंगा और उसके बाद आराम से मोबाइल में रहने दूंगा, मेरा नोट हो गया। नोट वैसे नहीं, कॉपी में नोट करना, ठीक है ना, तभी पढ़ाई होगा। तो दिस रिएक्शन इज कैरेक्टराइज्ड बाय चेंज इन इट्स फिजिकल स्टेट। चेंज इन फिजिकल स्टेट। तो ये हो गया मैग्नीशियम का बर्निंग, ये फर्स्ट रिएक्शन था। सेकंड रिएक्शन क्या हो जाएगा, तो ये चीज देख लो यार, नोट करना आप लोगों को, कर लेना जो भी। सेकंड रिएक्शन क्या है, रिएक्शन ऑफ लीड नाइट्रेट विथ पोटेशियम आयोडाइड, ठीक। यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास क्या होता है, देखो लैब में एक्सपेरिमेंट करोगे तो जो लीड नाइट्रेट होता है, पहले मैं इसका फार्मूला जानना चाहूंगा आप लोगों से, लीड नाइट्रेट का फार्मूला होगा क्या।
तो चलो यार देखो, तुम लोग यार पढ़ने लिखने वाले बच्चे हो, इतना तो मुझे पता है, तुम लोग को पता ही होगा क्या होगा लीड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा। पीवी का वैलेंस है कितना 2, नाइट्रेट का वैलेंस है कितना 1, तो इस तरह से क्या हो जाएगा PbNO3 2। अब NO3 को मैं ब्रैकेट के साथ क्यों लिखूंगा, समझ में आ रहा है ऐसा क्यों लिख रहा हूं, चलिए अच्छी बात है, तुम लोग को समझ में आ रहा है। अब लीड नाइट्रेट तो PbNO3 2 प्लस दूसरा क्या पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड का फॉर्मूला क्या लिखूंगा, पोटेशियम और आयोडीन, पोटेशियम का भी 1 आयोडीन का भी 1। अब यार ये सब चीज तुम लोग देख रहे हो, पोटेशियम आयोडाइड हो गया Ki, ठीक। देखो जब तुम लैब में एक्सपेरिमेंट कराओगे ना तो क्या देखोगे, जो लीड नाइट्रेट होता है वो एक बिल्कुल शॉर्ट टाइप होता है, जैसे घर में तुम लोग नमक जो हम लोग सब्जी में डालते हैं, घर पे नमक यूज करते हैं, वैसे ही लीड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड दोनों बिल्कुल उसी तरह का सॉल्ट दिखते हैं, व्हाइट कलर के सॉल्ट दिखते हैं, ठीक है ना। ये क्या है, व्हाइट सॉल्ट, व्हाइट कलर सॉल्ट बिल्कुल उसी तरह से दिखते हैं। इसकी बात करूं तो ये भी व्हाइट कलर सॉल्ट होते हैं, और जब इनके बीच रिएक्शन होता है, देखो ये व्हाइट कलर सॉल्ट है, ये भी व्हाइट कलर सॉल्ट है, मान लो यार एक चुटकी ये है, दूसरा हाथ से ये नहीं है, और दोनों के मिक्स करूंगा तो रिएक्शन नहीं होगा। रिएक्शन कराने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों का पहले एक्वस सॉल्यूशन बनाना पड़ता है, मतलब इसमें थोड़ा सा पानी, इसमें थोड़ा सा पानी डालो, ठीक है, उसके बाद दोनों सॉल्यूशन को हम मिक्स कर देते हैं, समझ रहे हो। मतलब ये जो सॉल्ट हम लिए है ना लीड नाइट्रेट, उसमें थोड़ा सा पानी डाल दो, मतलब पानी जैसे डाल देंगे तो अब उस सॉल्यूशन को हम लोग एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। फिर इसी तरह से पोटेशियम आयोडाइड है, इसमें भी हमने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया तो ये भी क्या बन चुका हमारा एक्वस सॉल्यूशन। याद रखना इसको, एक्वस सॉल्यूशन को मैं आगे जब केमिकल रिएक्शन पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, जो भी एक्वस सॉल्यूशन होता है उसको हम ब्रैकेट में AQ से लिखते हैं। AQ लिखा है, इसका मतलब कि इस लीड नाइट्रेट में वाटर भी मिक्स है, ये मतलब होता है, ठीक है। फिलहाल के लिए आप लोग ये चीजें भूल जाओ। चलो अब जब दोनों को मिक्स करते तो प्रोडक्ट क्या बनता है ये बताना है हमें। अब चलो देखो, अब यहाँ पे आप लोग को याद लगेगा कि इतना बड़ा बड़ा रिएक्शन हम रटेंगे कैसे। देखो यार रटने की जरूरत नहीं, बस थोड़ा सा आप लोग लॉजिक लगा, थोड़ा अच्छे से समझो, आप लोग खुद से प्रोडक्ट लिख डालोगे, आपको रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सबसे पहले लीड नाइट्रेट में कैटायन और एनायन पार्ट का क्वेश्चन है। कैटायन कौन है, एनायन कौन है। देखो तो लीड नाइट्रेट में लीड कैटायन और ये नाइट्रेट एनायन, इसका कैटायन कौन है K+ और इसका एनायन कौन है I-। कि आई को तोड़ेगा तो K+ और I- में तोड़ेगा ना। देखिए मैं बेसिक्स में बता दिया था कि ये सब जितना भी कैटायन और एनायन वो याद कर लो विद चार्ज विद इट्स नेम। तो पोटेशियम आयोडाइड में क्या, पोटेशियम पे प्लस चार्ज होता है और आयोडीन पे माइनस चार्ज होता है। तो इसको देखो रिएक्शन को मैं किस तरह से आपको समझाऊंगा। लीड नाइट्रेट में लीड +2 चार्ज में, नाइट्रेट में NO3। अभी मैं 2 से मतलब अभी हमें नहीं, अभी बस कौन कौन सा आयंस प्रेजेंट है मैं वो लिख रहा हूँ, कौन कौन सा आयंस प्रेजेंट है और उसमें चार्ज क्या होता है वो चीज अभी कोई मैं लिख रहा हूँ। तो लीड नाइट्रेट में 2 तरह के आयंस प्रेजेंट है, Pb2+ एंड NO3-। पोटेशियम आयोडाइड में भी 2 तरह के आयंस प्रेजेंट है, K+ एंड I- प्रेजेंट है। अब देखो रिएक्शन जब लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे, इसका कैटायन वाले को किसके साथ जोड़ देंगे, एनायन के साथ। हमेशा क्या करना, प्लस वाला माइनस के साथ जोड़ता है, माइनस वाला प्लस के साथ जोड़ता है। तो यहाँ पे जो कैटायन है Pb2+, वो किसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, Pb2+ इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, समझा। उसी तरह से ये जो नाइट्रेट है, ये नाइट्रेट किसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, नाइट्रेट इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, ठीक। तो इस तरह से यदि मैं प्रोडक्ट बना तो लीड और आयोडीन आपस में रिएक्ट कर देगा। अब बात आता है कि लीड और आयोडीन जब रिएक्ट करेगा तो ये प्रोडक्ट का फार्मूला क्या होगा। तो देखो लीड और आयोडीन आपस में रिएक्ट करेंगे तो फार्मूला ये हमें लिखना है, तो हमेशा कौन सा रूल, वैलेंसी रूल। कौन सा रूल, वैलेंसी रूल, यार याद होना चाहिए चीज, ठीक। तो वैलेंसी रूल से तो क्या लिख सकते हैं, लीड का वैलेंसी 2, आयोडीन का वैलेंसी 1, क्या बन गया फार्मूला, PbI2 बन गया। इसका मतलब यहाँ एक तो प्रोडक्ट बनेगा PbI2, देख लो, मतलब हमें नहीं पता, ठीक है ना, कि क्या बनने वाला प्रोडक्ट, बस हम क्या है रिएक्शन को समझ रहे हैं, उसका बाद अपने आप तुम लोग प्रोडक्ट लिख दोगे। चलो तो लीड आयोडाइड तो बच गया, अब यहाँ पे NO3- बच गया और K+ बच गया। तो अगेन इन दोनों के बीच जो प्रोडक्ट बनेगा उसका फार्मूला क्या होगा, K और NO3 दोनों आपस में कंबाइन करेगा। K का वैल्यू से कितना, तो K का वैल्यू से वो नाइट्रेट का वैल्यू से, तो इस तरह से प्रोडक्ट क्या बन गया, KNO3। तो यहाँ पे क्या आ गया, KNO3। मतलब यहाँ लीड नाइट्रेट जब पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट किया तो ये क्या बना दिया, लीड आयोडाइड बना दिया प्लस KNO3 बना दिया, ठीक।
अब एक चीज याद रखना है, जितने भी सोडियम पोटेशियम के सॉल्ट होते हैं, अब हो सकता है सॉल्ट बोलने से आपका कंफ्यूज थोड़ा हो रही है, कोई बात नहीं, छोड़ो वो सब क्या होता है। यदि कहीं पोटेशियम के साथ कोई भी एनायन मिल गया, इतना तो समझ में आ रहा है, पोटेशियम एनायन का तो पूरा लिस्ट आपको लिखा दिया, KNO3, K2CO3, इस तरह के कोई भी आयन मिल गया पोटेशियम के, तो वो सब के सब क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं। ठीक, चलो अभी ये सब बात को छोड़ो, अभी तुम लोग बस ये समझिए, तो PbI2 होते हैं ना, लीड आयोडाइड, ये एक येलो कलर का सब्सटेंस होता है। कैसा सब्सटेंस होता है? येलो कलर सब्सटेंस। और ये हम बोल सकते हैं ये येलो कलर प्रेसिपिटेट होता है। अब बात आती है प्रेसिपिटेट क्या होता है, तो प्रेसिपिटेट क्या होता है, कुछ जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है ना, तो कुछ सब्सटेंस क्या होता है, उस मिक्सचर में डिसॉल्व होने के बजाय क्या होते हैं, नीचे जाकर सेटल डाउन कर जाता है मिक्सचर में, यानी कंटेनर में क्या हुआ, वो डिसॉल्व नहीं हुआ, वो जाकर नीचे बैठ गया। तो यहाँ पे जो लीड आयोडाइड होता है वो क्या होता है, ये येलो कलर का प्रेसिपिटेट बना देता है। येलो कलर का प्रेसिपिटेट बना देता है, इसका मतलब क्या, वो रिएक्शन वेसल में, जिस वेसल में, जिस कंटेनर में ये रिएक्शन चल रहा था, उस कंटेनर के नीचे जब हम देखेंगे फाइनली, तो फाइनली हमें देखेगा कि येलो कलर सब्सटेंस दिख रहा है, मतलब हम उसे येलो कलर प्रेसिपिटेट पर बोल देंगे। और वो येलो कलर प्रेसिपिटेट क्या है एक्चुअली, तो वो एक्चुअली PbI2 है। और KNO3 कहा गया सर, तो KNO3 क्या होगा, वो मिक्सचर का हिस्सा हो जाएगा, मतलब वो बिल्कुल घुल जाएगा। जैसे हम लोग नमक को पानी में घोलते हैं तो पता चलता है कि नमक कहाँ गया, पता चलता है, बताओ नहीं पता चलता है ना, क्यों नहीं पता चलता, क्योंकि नमक जो है वाटर में सॉल्युबल है। इसी तरह से शक्कर को यदि वाटर में हम डिसॉल्व करते हैं तो क्या शक्कर का पता चलता है, शक्कर कहाँ गया, नहीं पता चलता है, क्यों, क्योंकि वो वाटर में डिसॉल्व है। तो उसी तरह से KNO3 भी जो है ना, ये भी वाटर में सॉल्युबल होता है, डिसॉल्व हो जाता है, इसीलिए KNO3 का हमें पता नहीं चलता। लेकिन लीड आयोडाइड क्या वाटर में सॉल्युबल नहीं होता, इसलिए वो नीचे जाके बैठ जाता है मिक्सचर के। ठीक, तो इसलिए क्या येलो कलर प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। बहुत सारा सवाल यदि मैं ओलंपियाड एंटी सीरीज एग्जाम की बात करूं तो वहां ये सवाल पूछा जा सकता है। बोर्ड में बस आपको सिंपल या रिएक्शन याद रख लेना है, रिएक्शन में रिएक्टेंट्स कौन है, प्रोडक्ट क्या बनता है, बस इतना। हाँ, और एक चीज यदि मैं बात करूं ये रिएक्शन में ऐसा क्या चेंज आया जिसके वजह से मैं बता सकूं कोई केमिकल चेंज हुआ, कोई केमिकल रिएक्शन हुआ, तो यहाँ पे क्या चेंज ऑब्जर्व हो रहा है, क्या बोल सकता हूं मैं, तो यहाँ पे प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है, कलर्ड प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक, तो ऐसे में मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ। तो जब भी कोई रिएक्शन के दौरान मान लो कोई प्रेसिपिटेट, कलर्ड प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है, तो वो भी एक रिएक्शन को पहचानने का तरीका हो सकता है हमारा। ठीक, तो यहाँ पे मैं नोट करके लिख रहा हूँ, दिस रिएक्शन is characterized by formation of precipitate। मतलब प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन, देखो पहले जब हमने PbNO3 लिए तो क्या ही थे, तो वो दोनों बिल्कुल सॉल्युबल था, मतलब प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा था। लेकिन रिएक्शन जब कंप्लीट हुआ तो हमें फाइनली क्या दिख रहा है कि कंटेनर के नीचे में एक प्रेसिपिटेट बन गया, नीचे कुछ बैठ जाता है, तो वो येलो कलर प्रेसिपिटेट बन गया। प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन भी हमें ये बता रहा है कि वहां एक केमिकल रिएक्शन हुआ, मतलब पहले तो प्रेसिपिटेट नहीं था ऐसा कुछ, लेकिन रिएक्शन के बाद यार प्रेसिपिटेट दिख रहा है हमें, इसका मतलब कुछ तो हुआ। अब कुछ तो हुआ मतलब क्या, केमिकल रिएक्शन हुआ, समझ में आ रहा है। तो ये हो गया, हम लोग प्रेसिपिटेट के फॉर्मेशन के से भी बता सकते हैं कि कोई केमिकल रिएक्शन वहां हुआ। ठीक, तो ये दूसरा रिएक्शन था, तो याद रखेगा आप लोग को। देखो यार थोड़ा रिएक्शन लग रहा है बड़ा बड़ा, लेकिन समझ के पढ़ो। अब ये रिएक्शन आगे भी आएगा आपका, ऐसा नहीं कि एक ही बार आएगा, ये रिएक्शन बाहर आगे भी आएगा, इसीलिए बस आपको डरना नहीं है, बस आप एक बार दो बार रिएक्शन को देखो, अपने आप यूं ही याद हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट याद रखने की जरूरत नहीं है, केवल क्या याद रखना, PbNO3 और पोटेशियम आयोडाइड रिएक्ट कर रहा है। ठीक, पोटेशियम आयोडाइड का फार्मूला, पोटेशियम आयोडाइड का फार्मूला दिमाग में ये सब हो जाना चाहिए। अब इसके लिए हम लोग लिखने के लिए नहीं बैठेंगे, आपको वैलेंसी याद होना चाहिए, तुरंत यूं ही हो जाएगा हर चीज। प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो जस्ट इसका कैटायन को इसके एनायन के साथ जोड़ोगे, इसके एनायन को इसके कैटायन के साथ जोड़ोगे, दैट्स इट। ठीक, तो ये सेकंड रिएक्शन होगी जो आपके एनसीईआरटी बुक में गिवन है। थर्ड रिएक्शन क्या आते हैं, थर्ड रिएक्शन क्या दिया हुआ है, जिंक ग्रेन्यूल्स का रिएक्शन विद सल्फ्यूरिक एसिड। चलिए, रिएक्शन ऑफ जिंक ग्रेन्यूल्स विद सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक,
बहुत बार डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिखा जाता है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिखा जाता है, इसका मतलब क्या, सल्फ्यूरिक एसिड में वाटर का अमाउंट ज्यादा होगा, सेम मतलब, ठीक। डाइल्यूट का ये दो टर्म यूज होता है, एक डाइल्यूट यूज होता है, एक कंसंट्रेशन यूज होता है टर्म, ठीक। डाइल्यूट का मतलब क्या, यदि वाटर का अमाउंट बहुत ज्यादा है तो उसमें डाइल्यूट कर देंगे, और यदि वाटर का अमाउंट बहुत कम है तो उसे हम क्या करेंगे, कंसंट्रेट करेंगे सब कुछ, ठीक। तो फिलहाल हम डाइल्यूट और कंसंट्रेशन से मतलब नहीं है, हम लोग क्या है, जिंक ग्रेन्यूल्स लिए। जिंक ग्रेन्यूल्स का मतलब क्या होता है, जिंक को हम लोग टुकड़ा टुकड़ा कर देंगे, ठीक है ना, मतलब छोटा छोटा टुकड़ा टुकड़ा बना जिंक को मेटल को तोड़ दिए और उसके बाद उसको हम सल्फ्यूरिक एसिड में ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो क्या होता है, जब जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड में डालते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड तो आपको याद है आपको H2SO4 बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको किंग ऑफ केमिकल्स भी कहा जाता है क्योंकि ये बहुत ही सारे रिएक्शन में यूज होता है, ठीक। इसलिए इसको किंग ऑफ केमिकल्स भी कहा जाता है सल्फ्यूरिक एसिड, इसलिए इसका नाम हम लोग भूलना मत, ठीक, किंग ऑफ केमिकल्स। अब मत पूछना यार तुम लोग, ये कोई क्विज में होती है क्या केमिकल की, ठीक, तो ऐसा कुछ नहीं है, इसको किंग ऑफ केमिकल कहा गया। चलो अब यहाँ पे किंग ऑफ केमिकल, ये जिंक प्लस H2SO4 आप बता देंगे सर ये तो ठीक है, प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये तुम लोग खुद से सोचना प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए। अब बताओ जिंक, अब H2SO4 में कौन कौन सा आयन प्रेजेंट है ये आपको बताओ, आयन कौन कौन सा प्रेजेंट है, तो देखो H2SO4 में ये देखा गया है, एक तो हाइड्रोजन और एक सल्फेट दिख रहा है, हाइड्रोजन और सल्फेट। अब हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज होता है, प्लस में लिखवाए हैं, जाके देखो अगर वैलेंसी ग्रुप जहां कैटायन आयन का पूरा लिस्ट लिखवाए थे लेक्चर नंबर 4 में, ठीक है, बेसिक लेक्चर 4 में मैं बताया हूं कि हाइड्रोजन में जो चार्ज होता है +1 होता है, सल्फेट में चार्ज क्या होता है 2- होता है। अब यहाँ पे दो हाइड्रोजन है तभी देखो आपको 1 और 2 से मतलब नहीं है, हमें बस कौन सा आयंस प्रेजेंट है और उस पे क्या चार्ज होता है इससे मतलब है। हाइड्रोजन यहाँ 2 है, 3 है, 4 है, 5 उससे हमें मतलब नहीं है। तो अभी चलो पता चल गया कि हाइड्रोजन आयन है और एक दूसरा सल्फेट आयन है। इधर जिंक, अब मुझे बताया जिंक H+ के साथ रिएक्ट करेगा कि जिंक सल्फेट आयन के साथ रिएक्ट करेगा, तो हमें पता है जिंक पे क्या चार्ज होता है, पता है तुम लोग को, जिंक पे याद है, जिंक पर 2+ चार्ज होता है, मतलब जिंक का वैलेंस 2 होता है, और सल्फेट तो ये तो यदि 2+ है इस पे, तो ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा, तो सल्फेट के साथ किस तरह से रिएक्ट करेगा, दोनों का वैलेंस 2 क्या बन गया ZnSO, इसका मतलब ZnSO4 यहाँ पर बन गया। अब यदि ZnSO4 बन गया तो ये H2 का क्या होगा सर, बता रहे तुम लोग H2 का क्या होगा, H2 बच गया, H2 बच गया तो H2 बन के बाहर निकल गया, और H2 क्या होता है, गैस होता है ना, तो ये गैस है तो ये क्या हो जाएगा, जिस भी कंटेनर में रिएक्शन कराया जा रहा था तो उस कंटेनर से H2 गैस बाहर निकल जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे इवोल्यूशन ऑफ गैस, इधर तो यदि मैं बात करूं रिएक्टेंट साइड, क्या रिएक्टेंट साइड कोई गैस था, जिंक तो मेटल होता है, जिंक मेटल होता है, H2SO4 एक सॉल्यूशन होता है, एक्वस सॉल्यूशन होता है, मतलब कुछ वाटर होता है उसमें H2SO4 डिसॉल्व होता है, तो यहाँ पे तो कोई गैस नहीं था, लेकिन जब रिएक्शन करवाएं तो हमें एक गैस बाहर आता हुआ दिखता है, ठीक। तो जो गैस बाहर निकल रहा है, इसी गैस के इवोल्यूशन से हमें एक आइडिया मिल जाता है कि यहाँ पे भी कोई केमिकल रिएक्शन हुआ, समझ में, मतलब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि इस रिएक्शन का कैसे पता चल रहा है कि ये रिएक्शन हुआ, तो ये रिएक्शन कैसे पता चल रहा है, बाय इवोल्यूशन ऑफ गैस। और साथ ही साथ यहाँ पे एक और चीज ऑब्जर्व होता है, यहाँ पे रिएक्शन स्टार्टिंग में जो टेम्परेचर की बात करो तो नॉर्मल था, लेकिन रिएक्शन होने के बाद जो कंटेनर होता है, जिस वेसल में, जिस बीकर में रिएक्शन कराया जा रहा था, वो वेसल गर्म हो जाता है, हीट अप हो जाता है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हीट मतलब एनर्जी इवॉल्व हुई है, ठीक। तो टेम्परेचर चेंज हुआ, इसके हेल्प से भी मैं बता सकता हूँ कि वहां पे केमिकल रिएक्शन हुआ, और यह केमिकल रिएक्शन में केमिकल चेंज का तो ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ही था। फिजिकल चेंज जब होता है तो वहां पे टेम्परेचर चेंज कभी भी ऑब्जर्व नहीं होता, ठीक है, लेकिन केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन हो तो वहां पे टेम्परेचर चेंज ऑब्जर्व होता है। हर एक केस में नहीं बोलूंगा होता, लेकिन मोस्ट ऑफ द केस में टेम्परेचर चेंज ऑब्जर्व होता है, ठीक। तो टेम्परेचर चेंज भी केमिकल रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। तो यदि मैं यहाँ पे नोट लिखना चाहूँ कि इस रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, दिस रिएक्शन इज कैरेक्टराइज्ड बाय This reaction is characterized by evolution of gas. कौन सा गैस है, यदि मैं इस पर्टिकुलर रिएक्शन की बात करूं तो H2 गैस से इवोल्यूशन का, एंड चेंज टेम्परेचर, और साथ ही साथ एक और चीज यहाँ पे ऑब्जर्व हुआ, क्या ऑब्जर्व हुआ, टेम्परेचर चेंज, ठीक। तो यहाँ पे ये दो कैरेक्टरिस्टिक है इस रिएक्शन में, एक तो इवोल्यूशन ऑफ गैस और दूसरा टेम्परेचर चेंज हुआ है। तो ये थर्ड रिएक्शन था। तो इस तरह से
एक और रिएक्शन इसमें आ जाता है, कुछ अदर्स बुक में जिंक का सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन दिया है, कुछ बुक में जिंक का हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन दिया होता है। ठीक, तो मैं उस रिएक्शन को भी यहाँ पे बता देता हूँ, बिल्कुल सिमिलर रिएक्शन, कुछ नया नहीं है। देखो रिएक्शन क्या होता है, जिंक प्लस HCl। अब तुम्हें लोग बताया जिंक और HCl जब कंबाइन करेगा तो बताओ ये कौन सा कंपाउंड बनेगा। तो देखो जिंक HCl में क्या कॉमन साइन प्रेजेंट है, H प्लस एंड Cl माइनस, तो जिंक किसके साथ कंबाइन करेगा, एनायन वाले पार्ट से रिएक्ट करेगा, जिंक का वैलेंस +2 क्लोरीन का वैलेंस, ये क्या बना देगा कंपाउंड, देखो जिंक क्लोराइड बना देगा। Zn से समझ में आ रहा किस तरह से रिएक्शन होता है, जिंक क्लोराइड। अब प्लस कौन सा और बन गया प्रोडक्ट, यहाँ पे H, देखो यहाँ पे H का क्या होगा, H बाहर हो गया। अब यहाँ पे देखना कभी भी H नहीं बनता, हमेशा कोई भी रिएक्टेड प्रोडक्ट जो देते हैं वो स्टेबल स्टेट में देते हैं। क्या हाइड्रोजन एटम नेचर में एग्जिस्ट करता है, नहीं करता है, इसका मतलब यहाँ हाइड्रोजन जो होगा H2 के फॉर्म में होगा। ठीक, अब बात आती है इस रिएक्शन को बैलेंस करने का, तो मैं अभी देखो यहाँ पे बैलेंसिंग नहीं कर रहा बट फिर भी कर दे रहा हूँ। तुम लोग यदि थोड़ा बहुत जानते हो तो ठीक है, जो नए बच्चे बिल्कुल है वो इस चीज को भी नहीं समझ रहे तो कोई दिक्कत नहीं, आपको ज्यादा जोर नहीं देना। जब चैप्टर हम बैलेंसिंग पार्ट पढ़ लेंगे ना तब आप लोग एक चीज खुद से समझने लगेंगे। अभी बस आपको पता, अभी मतलब ओवरऑल मेरा ये रिएक्शन बताने का मकसद यही है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन का प्रॉपर्टीज क्या होता है, मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन में क्या चेंजेस ऑब्जर्व होता है हमें, अभी बस वही बताने का हमारा मकसद है। ठीक है, तो इसलिए ये रिएक्शन मतलब याद रखना नहीं रखना तो उसके बारे में अभी मत सोचो, चैप्टर एंड होगा उसके बाद फिर से एक बार फॉलो करें ये सब चीजें तो और अच्छे से समझ में आ जाएगी। लेकिन मैं अभी से पढ़ाते चल रहा हूँ ताकि आप फिर से मुझे चैप्टर एंड करने के बाद फिर से हमको यहाँ आना ना पड़े। तो इस तरह से मैं किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए बोल सकता हूँ कि केमिकल रिएक्शन को किस तरह से मैं आइडेंटिफाई कर सकता कि वहाँ केमिकल रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये 4 इंपॉर्टेंट बातें हैं। पहला, इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जिसके हेल्प से आप बता सकते हो कि केमिकल रिएक्शन हुआ या नहीं हुआ, लेकिन ये 4 मोर इंपॉर्टेंट है जो आपके बुक में दिया है। ठीक, तो इसलिए एक बार मैं नोट करके यहाँ पर लिख भी दे रहा हूँ, मैं इसे मिटा देता हूँ। ठीक है, वो 4 कौन सी चीजें जिससे पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन हुआ। पहला क्या था, एक्सपेरिमेंट कौन सा, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच रिएक्शन था जिससे क्या बनता, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था। और इसमें क्या था, फिजिकल स्टेट पे चेंज आया था, मैग्नीशियम मैटर होता है लेकिन जो मैग्नीशियम ऑक्साइड था वो व्हाइट ऐश बन जाता है, मतलब चेंज इन फिजिकल स्टेट से पता चल गया हमें, चेंज इन फिजिकल स्टेट। सेकंड पॉइंट क्या था, सेकंड रिएक्शन क्या था याद है, पोटेशियम आयोडाइड एंड लीड नाइट्रेट के बीच रिएक्शन जिससे लीड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट मिला था। और लीड आयोडाइड येलो कलर प्रेसिपिटेट, देखिए कलर भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन कलर भी आप लोग याद कर लीजिएगा, आगे मैं बहुत सारा रिएक्शन जब पढ़ाऊंगा तो आगे बता दूंगा कि आपको कौन सा प्रेसिपिटेटेड कलर याद रखना, किसका याद नहीं रखना। तो फिलहाल पोटेशियम आयोडाइड जो बन रहा था उसका कलर क्या था, येलो कलर प्रेसिपिटेट था। तो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, इस प्रेसिपिटेट को देखो शॉर्ट में पीपीटी लिखा है, चलो अभी मैं लिख रहा हूं प्रेसिपिटेट। और थर्ड पॉइंट में क्या बोल सकता हूं, इवोल्यूशन ऑफ गैस, जैसे ये से किसमें ऑब्जर्व हो रहा था ये चीज, लास्ट लेक्चर जब जिंक ग्रेन्यूल्स H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा था तो हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन हुआ। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस से भी हम पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन हुआ। और एक और चीज उसी में था, चेंज इन टेंपरेचर, ये हमने ऑब्जर्व किया था, टेंपरेचर जो था जिस वैसे जिस कंटेनर जिस फ्लास्क में वो रिएक्शन हो रहा था उसका टेंपरेचर बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट है जिसके हेल्प से हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, किसी भी केमिकल रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक, मतलब इसके हेल्प से मैं केमिकल रिएक्शन को पहचान सकता हूँ केमिकल रिएक्शन हुआ या नहीं। तो अभी के लिए मैं ये चीज आपको नोट कर लो और अब ये वीडियो को समाप्त करता हूँ। ठीक है ना, फिर नेक्स्ट